कैसे हैं आप सभी? कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी? ठीक ठाक है? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए चलते हैं, करंट अफेयर्स के जो सेक्शन है उसको कंप्लीट करते हैं बच्चे। ठीक है, चलिए। जैसा कि आप सभी देखते हैं कि बीपीएससी में जितने भी हम लोग करंट अफेयर्स देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक को सेलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी करंट टॉपिक्स है उसको हम सेलेक्ट कर लें जुलाई के लास्ट तक। तो हमारे तरफ से आपके लिए प्रयास यही रहेगा कि बीपीएससी के बच्चों के लिए लास्ट 20 जुलाई तक हमारा करंट अफेयर्स के सारे सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, ऐसा हम विश्वास करते हैं, अगर सब कुछ ठीक रहा तो। ठीक है, तो इसके बाद 20 जुलाई में जितने भी करंट के स्टैटिक और डायनेमिक पोर्शन होंगे हम सबको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलते हैं, विलम्ब ना करें। क्वेश्चंस आज 12-15 क्वेश्चन हैं, उसमें देखते हैं स्टैटिक और डायनेमिक के जो इन्फॉर्मेशन है उसको ऐड करते हैं और उसको एग्जाम से कोशिश करेंगे कोरिलेट करने के लिए। ठीक है, आइए बच्चों चलते हैं। बच्चे एक क्वेश्चंस है, अभी हाल ही में चर्चा है, जितने भी करंट्स के हैं ये हाल ही में चर्चा हुई जो क्वेश्चंस है उस पर आधारित है। जैसे हाल ही में चर्चा हुआ था एक क्वेश्चंस का कि एशिया की सबसे लंबी जो मालगाड़ी का सफल ट्रायल किया गया है वो किन दो स्टेशनों के बीच में हुआ था, उनके क्या लाभ हैं, इससे संबंधित हम लोग आज इस पे चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चंस ये था, चर्चा में ये था कि भारतीय रेलवे ने, आपको पता है कि भारतीय रेलवे भी अब धीरे धीरे अपने कीर्तिमान स्थापित करने लगी हैं, एक के बाद कीर्तिमान स्थापित करते हैं। तो भारतीय रेलवे ने एशिया में, कहाँ पे बच्चे? एशिया में, एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी, अर्थात आप समझ रहे हैं एशिया का मतलब जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है एशिया का, आप समझ रहे हैं ना। तो भारत अपने, अर्थात पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, चीन, ठीक है, इसके साथ साथ जितने हैं श्रीलंका, इसके साथ नीचे देखें इंडोनेशिया, ये पूरा का पूरा एशिया का जो एरिया है, जो डेमोग्राफी है, उसमें सबसे लंबी अर्थात 4.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन है। और ये मालगाड़ी ट्रेन है। कौन सी है? मालगाड़ी ट्रेन है। इसका सफल ट्रायल किया गया है। तो बच्चे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि उस ट्रेन का क्या नाम है, ये पूछा जाएगा कि उस ट्रेन का क्या नाम है। तो बच्चे आप चुपचाप बताइएगा, रुद्रास्त्र उस ट्रेन का नाम था। क्या था? उस ट्रेन का नाम रुद्रास्त्र था। क्या था? रुद्रास्त्र, भूलिएगा नहीं, रुद्रास्त्र। मतलब समझ लीजिए कि एशिया की सबसे लंबी ट्रेन मालगाड़ी के संबंध में कहें तो उसका संबंध भारत से हो जाएगा कि भारत में एशिया की सबसे लंबी ट्रेन 4.5 किलोमीटर लंबी ट्रेन चलाई गई थी और उस मालगाड़ी का नाम था रुद्रास्त्र। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब बात आती है कि इस मालगाड़ी को कहां से कहां तक चलाया गया था। तो कहां से कहां तक की बात आएगी तो बच्चे, गंजख्वाजा एक स्टेशन है, गंजख्वाजा एक स्टेशन है जो चंदौली जिले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश के। ये गंजख्वाजा स्टेशन है, वहां से लेकर और ये गढ़वा, क्या है? गढ़वा है। ये झारखंड रेलवे स्टेशन पे, झारखंड के अंतर्गत, अर्थात उत्तर प्रदेश और झारखंड के बीच दो इसमें चीजों को तोड़ेंगे। देखिए आपके क्वेश्चंस परीक्षा में किस तरह से पूछे जाएंगे। पहला तो ये होगा कि एशिया में सबसे लंबी, ये क्लियर हो गया, कितनी किलोमीटर थी लंबी लाइन। पहला क्वेश्चन ये हो गया कि 4.5 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, चलिए ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि सफल ट्रायल किस देश में किया गया। दुनिया का एशिया के सबसे लंबी मालगाड़ी ट्रेन का सफल संचालन किस देश में किया गया? भारत, चीन, नेपाल, भूटान, ऐसे करके तो भारत में हो गया। तो दूसरा प्रश्न आपका भारत में हो गया, भारतीय रेलवे से संबंधित हो गया। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपका ये हो जाएगा कि उस लंबी रेलगाड़ी मालगाड़ी का नाम क्या था। तो उस लंबी रेल जो मालगाड़ी का नाम था वो रुद्रास्त्र था। ये हो गया आपका तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन आपका बनता है कि ये मालगाड़ी ट्रेन कहां से कहां तक चली थी। इसमें दो लेयर है। पहला अगर पूछेगा कि किस राज्य से किस राज्य तक गई थी, तो पहला आपका उत्तर बन जाएगा उत्तर प्रदेश से। ये आपका चौथा क्वेश्चन बनता है उत्तर प्रदेश से कहां तक बच्चे? झारखंड राज्य तक। अर्थात उत्तर प्रदेश और झारखंड दो राज्यों को जोड़ने से संबंधित हो गया। इसके साथ ये भी पूछेगा कि किन दो जिलों के
उत्तर प्रदेश झारखंड के जिले की बात करेंगे तो ये चंदौली और इधर ये गढ़वा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, चंदौली और ये गढ़वा है। इसके साथ ही गंज ख्वाजा और गढ़वा स्टेशन का नाम है। तो इस तरह से आपका चौथा क्वेश्चन आपका यही बनता है स्टैटिक में, ठीक है। अब बात आती है कि इससे कब शुरू किया गया था बच्चे, तो 8 अगस्त 2025, 8 अगस्त 2025 को संचालन किया गया था। अब दूसरा क्वेश्चन आती है, ये हो गया पांचवा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन आपका यहाँ बनेगा कि दुनिया की सबसे लंबी रेलगाड़ी मालगाड़ी कहाँ से कहाँ तक संचालन किया गया था। मान लीजिए दे दिया जाएगा कि गढ़वा से गंज ख्वाजा से गढ़वा तक संचालन किया गया था, तो वो कितने किलोमीटर थी, कितने किलोमीटर थी। तो किलोमीटर की बात आएगी बच्चे तो 209 किलोमीटर। ये गंज ख्वाजा जो है मुगल सराय के पास में है, स्टेशन से मुगल सराय से 8 किलोमीटर के आसपास, 7 किलोमीटर के आसपास है अप्रोक्सीमेट, तो 8-10 किलोमीटर के आसपास है। तो ये जो गंज ख्वाजा है मुगल सराय के पास, तो मुगल सराय आपको पता है कि एशिया का सबसे बड़ा क्या है, यार्ड है। यार्ड का मतलब पता है, सबसे ज्यादा रेलवे लाइन ट्रैक्स बिछी हुई हैं जहां ज्यादा से ज्यादा रेलगाड़ियां आती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा 209 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। अब बात आई कि ये 209 किलोमीटर की दूरी एशिया की सबसे लंबी ट्रेन मालगाड़ी रुद्राष्ट्र कितने घंटे में तय की, तो 5 घंटे 10 मिनट में। एकदम फैक्ट्स को कवर कर लो, 5 घंटे 10 मिनट में। लगभग इनकी किलोमीटर की स्पीड बात करें तो 40.50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आपका ये 7वां क्वेश्चन बन गया, ठीक है। कुल कितने डब्बे थे, कुल कितने डब्बे थे, तो 354 वैगन थे, 354 वैगन थे। खींचने के लिए कुल कितने इंजन लगाए गए थे, ये भी सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन आपका मोटो ये है, हमारा मोटो ये है कि आपको तोड़ के चीजें बता दें कि करंट अफेयर्स में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कुल 7 इंजन लगे थे, कुल 7 इंजन लगे थे। बच्चे आप देख सकते हैं ये रुद्रास्त्र है, ये मालगाड़ी ट्रेन है आपकी, ये गढ़वा गंज ख्वाजा है जो मुगल सराय के पास में है। अब आप सभी जल्दी से कमेंट में बताइए कि मुगल सराय का नाम भी बदल के रख दिया गया है। मुगल सराय का जो नाम पहले मुगल सराय था, मुगल सराय नाम था जिसका पहले, अब इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नाम DDU हो गया है। DDU का मतलब बच्चे पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय नगर है। तो हमारा गंज ख्वाजा स्टेशन इससे DDU से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो गंज ख्वाजा से ये देखिए गढ़वा रोड है, गंज ख्वाजा से गढ़वा रोड की जब बात करें तो गंज ख्वाजा से गढ़वा रोड जो है ये झारखंड में है। आपको पता है कि इसकी 209 किलोमीटर टोटल दूरी है, और 209 किलोमीटर जो दूरी है 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से तय की गई है, 5 घंटे 10 मिनट में तय की गई है। कुल 7 इंजन लगे थे। इस प्रकार से ये सारा आपका कवर फैक्ट से कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो आप देखते हैं, जल्दी से बोर्ड से उतार लीजिए आप लोग जल्दी। तो आपने देखा कि क्वेश्चंस के कितने इजी थे और हम लोगों ने इसे कितना और इजी बना के तोड़ के समझने का प्रयास किया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जल्दी करिए। कोई डाउट तो नहीं है इसमें, जल्दी से कर लीजिए, फैक्ट्स को कंप्लीट करिए जल्दी से, जितना जल्दी हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो इस तरह से ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, वनडे एग्जाम में हो या BPSC हो या UPSC, तो रिलेटेड क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं अगर क्रिएट करेंगे तो। दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि IIT से संबंधित है। देखिए दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा था कि जो IIT जो संस्थान है, मद्रास IIT जो संस्थान है, कहा गया कि अगस्त 25 में किस IIT संस्थान ने भारत का पहला AI लर्निंग ऐप संचालित किया। तो उसका नाम है ट्यूटोज, उसका नाम है ट्यूटोज। ये क्या है, लर्निंग ऐप है बच्चे, IIT ने। तो आपसे पूछा जाएगा किस IIT ने ये पहल की है ना। ट्यूटोज लर्निंग ऐप किस IIT की पहल है, IIT कानपुर, IIT दिल्ली, IIT पटना, IIT मद्रास। तो बच्चे ध्यान रखना है कि IIT मद्रास जो है, IIT मद्रास IIT पलक्कम,
आईआईटी पलक्कम है, मद्रास की जगह पलक्कम देखिए, आईआईटी पलक्कम केरल में है। आईआईटी पलक्कम जो है केरल में है। 2015 में इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। ये कोजीपारा के पास में है, देख लीजिए कोजीपारा के पास में है। ये अपने अस्थाई और विकसित विशाल परिसर में स्थित की गई है आईआईटी पलक्कम को। ये देखिए आईआईटी पलक्कम, देखिए ये आईआईटी पलक्कम है, ध्यान रखिए। अगला चलते हैं, तो ये केरल का लोकेशन देख लीजिए, ये केरल का लोकेशन है। आपको पता है कि भारत का तटवर्ती क्षेत्र है केरल, ठीक है, इस तरह से केरल का लोकेशन है। केरल की, ये केरल का लोकेशन, केरल की राजधानी, जल्दी से केरल की राजधानी देख लीजिए, केरल की राजधानी लोकेशन है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं। और ये ट्यूटोज जो ऐप है उसको देख लीजिए, ये ट्यूटोज ऐप है, ट्यूटोज लर्निंग ऐप है, ठीक है। इस प्रकार से आपने ये देख लिया। चलिए, तो बात ये थी कि इस इंस्टीट्यूट को, जो लर्निंग ऐप है, इसे किसी न किसी के माध्यम से, किसी न किसी के गाइडलाइन में बनाया गया होगा। तो नेतृत्व किसका दिया गया था? तो श्रीनाथ विजय कुमार और आईआईटी गुवाहाटी के सत्यजीत दास के नेतृत्व में ये ट्यूटोज ऐप बनाया गया था। किसके नेतृत्व में? दो वैज्ञानिक जो इंस्टीट्यूट से रिलेटेड हैं, स्पेशलिस्ट हैं, श्रीनाथ विजय कुमार और आईआईटी गुवाहाटी के सत्यजीत दास के नेतृत्व में ये तैयार किया गया था, ठीक है। छात्रों को ये जो ऐप है, छात्रों को 24 घंटे टेक्स्ट, वॉइस, इमेज के साथ इंटेंट डाउट क्लियरिंग की सुविधा इसमें उपलब्ध है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप सभी के लिए डाउट क्लियरिंग सबसे एक चुनौती होता है। तो जब भी आपको कोई भी प्रॉब्लम्स आएगी तो उसमें आप इस ऐप के जरिए ये इंटेंट डाउट क्लियरिंग के लिए ट्यूटोज ऐप का प्रयोग करके कर सकते हैं, जिसे विषय जो स्पेशलिस्ट हैं श्रीनाथ विजय कुमार और आईआईटी गुवाहाटी के सत्यजीत दास के नेतृत्व में कहाँ बनाया गया था? आईआईटी पलक्कम जो केरल में स्थित है, जिसे 2015 में स्थापित किया गया था, है ना। अब जल्दी से बताइए कमेंट में करके कि भारत में कुल कितने आईआईटी हैं और हाल ही में कहाँ प्रस्तावित किया गया है नए आईआईटी खोलने के लिए, जल्दी से कमेंट में बताइए। चलिए, तो इस प्रकार से आपने देख लिया। और ये क्या है? इसमें गेम आधारित लीडर बोर्ड और ऑफलाइन फ्रेंडली डिजाइन किया गया है इसे, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें बुनियादी स्मार्टफोन पर भी बिना इंटरनेट की भी पढ़ाई हो सकती है। ये सबसे बड़ी इसकी अच्छी फीचर्स है, ठीक है, सबसे बड़ी अच्छी फीचर्स है ये। चलिए, उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? आपको पता है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री, वर्तमान में जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसका उद्घाटन किया था, इस ऐप का, औपचारिक रूप से। और ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने से संबंधित इसको जोड़ के देखा जा रहा है। तो इस प्रकार से आपके परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल ही में ट्यूटोज लर्निंग ऐप किस आईआईटी की पहल पे है? तो आईआईटी पलक्कम। कहाँ स्थित है बच्चे? तो केरल में स्थित है, ठीक है। किसने उद्घाटन किया था? धर्मेंद्र प्रधान ने उद्घाटन किया था। ये किससे रिलेटेड है? ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से डिजिटल एजुकेशन को प्रमोशन के अप्रोच के रूप में हम लोग देखा जा रहा है। इसे किसके नेतृत्व में बनाया गया था? तो बच्चे नेतृत्व की बात करें तो श्रीनाथ विजय कुमार और आईआईटी गुवाहाटी के सत्यजीत दास के कुशल नेतृत्व में बनाया गया था। ये 24 आवर आपके डाउट क्लियरिंग से संबंधित है। और ये एक और अच्छी फीचर है कि इसमें आपको क्या होगा कि बिना नेट के भी आपकी लर्निंग कैपेसिटी इसमें बनाई गई है। तो इस प्रकार से आपने देखा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आप इसे अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से इसको करके रखिए, देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, बाकी आप कर लीजिएगा इस स्लाइड को रोक, स्क्रीन को रोक के। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन है आपका, देश में अपनी तरह के पहले अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायो बैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला का उद्घाटन से संबंधित है। ये चर्चा में था, ठीक है, ये चर्चा में था। तो कहाँ पे ये संस्थान कहाँ है? कि राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है, कहाँ? हैदराबाद में स्थित है। आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान किस शहर में स्थित है? चेन्नई, कोच्चि, दिल्ली और हैदराबाद। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? हैदराबाद, ठीक है, हैदराबाद एक ऑप्शन आपका क्लियर हो गया। अब इसको किसने उद्घाटन किया था? तो केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है?
जल्दी से जितेंद्र सिंह, केंद्रीय राज्य प्रौद्योगिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जो हैं जितेंद्र सिंह हैं, इन्होंने उद्घाटन किया था। इसका कब उद्घाटन किया था बच्चे? 9 अगस्त 2025 को उद्घाटन हुआ था। कब? 9 अगस्त 2025। बिल्कुल फैक्ट्स को क्लियर करिएगा। अब डेट तो उतना ज्यादा नहीं पूछता था, पहले ज्यादा डेट्स पे फोकस होता था एग्जाम ओरिएंटेड, किसी भी आयोग का है वनडे तो उसमें डेट ज्यादा पूछी गई थी। लेकिन बच्चे अब डेट की उतना रिलेवेंसी नहीं है, लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि हम नहीं पढ़ेंगे, पूछा नहीं जाता। ठीक है, हमें पढ़ना है, हमें मेमोरी में रखना है कि इस चीजें यहाँ पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य से संबंधित कहते हैं कि ये पशुधन में जो अनुवांशिकी रोग है, प्रतिरोधक क्षमता और प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए पशुओं के लिए पुनर्योजित चिकित्सा है को प्रदान करने के लिए। आप सभी पता है कि ह्यूमंस के लिए तो बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, एक से एक हाईटेक टेक्नोलॉजी वाले हॉस्पिटल हैं जिसे, लेकिन हमारे पशु जो है जीव जंतुओं के लिए हमारे पास वैसा नहीं है। तो उसे संवर्धन और इकोनॉमिकल ग्रोथ की दृष्टि से अगर देखें तो उन्हें संवर्धन के लिए उन्हें ये टेक्नोलॉजी भी हमें पशु के लिए भी ये करना पड़ेगा, तभी एक अच्छा ब्रीड हमारे पास आ पाएगा, डीएनए के माध्यम से आ पाएगा। इसके साथ ही उसकी कैपेसिटी भी बढ़ा देंगे ताकि वो बीमार पशु न पड़े। तो इस प्रकार से ये बायो जो राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान जो हैदराबाद में स्थित है, इस दिशा में इनकी पहल बहुत अच्छी है। अब बात करें इस संस्थान से बात करें तो इस संस्थान की जो सुविधा है 9300 स्क्वायर किलोमीटर में फैली, अर्थात 9300 इस वर्ग फुट में फैली हुई ये सुविधा है। और ये 1.8 लाख करोड़ रुपए से राष्ट्रीय बायोफॉर्म मिशन के द्वारा समर्थित है। एक मिशन है राष्ट्रीय बायोफॉर्म मिशन, इस मिशन के द्वारा 1.85 करोड़ के द्वारा समर्थित है। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि राष्ट्रीय बायोफॉर्म मिशन है क्या। ये भी मिशन कुछ है। तो ये मिशन का लक्ष्य जो है भारत में इनोवेट इन इंडिया I3 का मतलब पता है? I3 देखिए, ये I है, ये I है, ये I है, ये I3 अर्थात इनोवेट इन इंडिया है। I3 का मतलब क्या है? इनोवेट इन इंडिया अर्थात भारत में नवाचार है ना, भारत में नवाचार से संबंधित है। कार्यक्रम के तहत बायोफार्मास्यूटिकल क्षेत्र में नवाचार, उद्यमिता और स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत या हो या दुनिया के कोई भी देश हो, उनके अगर स्वदेशी, उनका अगर पहचान आइडेंटिटी खुद का नहीं है तो वो देश विकसित कभी नहीं हो सकता है। आने वाले समय में अगर 2047 में हम लोग भारत को विकसित देश बनाना चाहते हैं तो हमारी एक एक आइडेंटिटी ओरिजिनलिटी पे आधारित होनी चाहिए। हमारी एक एक चीजें हमारे देश हित में, देश में बनी हुई होनी चाहिए, तब जाके हम सफल होंगे। हाँ, एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इससे जोड़ के देखें जरूर, लेकिन हमारी ओरिजिनलिटी कोशिश करिए। तो इसीलिए इसको देखते हुए नवाचार और उद्यमिता को बनाने के लिए और स्वदेशी विनिर्माण उत्पाद को बढ़ाने के लिए की जा रही है। ठीक है, चलिए देखते हैं ये स्थापना इसकी, ये 2017 में किसकी? राष्ट्रीय बायोफॉर्म मिशन जो है इसकी स्थापना 2017 में की गई थी। ये 1500 करोड़ रुपए के परिव्यय से, जिसमें एक ध्यान देने की बात है, इसमें 50% जो है ये कोलैबोरेट है वर्ल्ड बैंक के साथ है। 50% कोलैबोरेशन वर्ल्ड बैंक के साथ है। किसका? राष्ट्रीय बायोफॉर्म मिशन का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने ये देख लिया। अब देखते हैं, यहाँ देखिए इसका सिंबल है नेशनल बायोफॉर्म जो मिशन है, इसका सिंबल है, ये जितेंद्र सिंह है, ये उद्घाटन के समय आपको देखा है। तो ये पूरा का पूरा भारत सरकार की ये संस्था है, राष्ट्रीय स्तर की पशु और जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित चीज़ों पे इनका कार्य रहता है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा लेबोरेटरी का वर्क है इसमें, कि कैसे पशु की डीएनए चेंज किया जाए, उन्हें ऐसे अच्छा से संवर्धन वाले जो क्वालिटी युक्त जो डीएनए है उसे कैसे किया जाए, इंटरप्रेट किया जाए। तो ये सारी चीज़ें आपने देखा, स्टेम सेल से संबंधित जो है। तो आपने ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल देखा कि नेशनल बायोफॉर्म मिशन जो है, इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो आप इसमें से पूरा का पूरा एक ही पेज से आप पूरा का पूरा क्वेश्चन को कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन है कि 10 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 2 स्थानों को
जोड़ने वाली सबसे लंबी रूट वाली वंदे भारत। आप सभी को पता है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के समय, आज जो हम आज़ादी के 75वें समय, वंदे भारत एक्सप्रेस का पूरे के पूरे भारत में एक नया रेलवे क्रांति कह सकते हैं, क्योंकि अब तक ऐसा क्रांति नहीं आया था जो रेलवे में देखा जा रहा है। अमूलचूल परिवर्तन करने की विचार से चलिए, जो पुरानी ट्रेन है उन्हें भी नवाचार के माध्यम से नए स्टैंडर्ड पे, मानक के हिसाब से बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो आपको पता है, आप सभी ने वंदे भारत की लुक देख ली होगी। वंदे भारत आपके क्षेत्र में भी चल रही है, तो पूरे अगर वंदे भारत स्लीपर और इसकी बात करें तो उसकी गवर्नमेंट की प्लान है कि सारे जितने भी ट्रेन है इन्हें रिप्लेस करने की योजना है। तो अभी हम पहले चरण में चल रहे हैं, जिसमें वंदे भारत अलग अलग लोकेशनों पर जोड़ रहे हैं शहरों को, ताकि डिस्टेंस कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोग की रिचेबिलिटी हो। बिजनेस के माध्यम से देखिए, अगर किसी को बिजनेस से रिलेटेड अगर जाना हो, मुंबई से दिल्ली आना हो, तो कम समय में ही ये कार्य हो जाए, अपने समय को सेव करते हुए हमें देखा गया है। तो हम बात करते हैं कि 10 अगस्त को जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो स्टार्टिंग किया था, ये 2 लोकेशन है, अजनी नागपुर में है और पुणे के बीच, नागपुर और पुणे के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस की उद्घाटन किया गया है। ये देश की सबसे लंबी रूट वाली ट्रेन है वंदे भारत, ठीक है, ये भी देखना है। इसके साथ ही ये महाराष्ट्र सरकार की बोले, महाराष्ट्र के में बोलो तो 12वीं ट्रेन महाराष्ट्र में है, भारत ट्रेन है, वंदे भारत ट्रेन है, जो लगभग 12 घंटे में 881 किलोमीटर का सफर तय कर। अब इसका मतलब ये नहीं, ध्यान रखिए कि जो वंदे भारत उड़ के चली जाएगी, नहीं, ट्रैक वही है, स्पीड थोड़ी बढ़ा दी गई है, और कनेक्टिंग जो है बाकी अन्य ट्रेन को डिले करते हुए इन्हें टाइम पे रीच करने की कोशिश ये की जा रही है। तो ये भी एक अच्छी पहल है। अब वंदे भारत की थोड़ी खासियत जान लेते हैं, क्या है वंदे भारत। एक भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, ध्यान रखिए। इसके साथ 100% मेक इन इंडिया, 100% भारत में बने हुआ यह ट्रेन अपनी तेज रफ्तार, आधुनिक सुविधाएं जैसे एयरक्राफ्ट में है, जैसी सीटें हैं, ऑटोमेटिक दरवाजे हैं, वाईफाई और कवच जैसे सारी की सारी सुविधाओं से लैस है, ठीक है। जो टेक्निकें हैं, सिक्योरिटी भी मानक अच्छा है। अधिकतम सीमा, गति सीमा की बात करें तो 160 से 180। आपके वनडे एग्जाम में छोटा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वंदे भारत की निम्नलिखित में से वंदे भारत की अधिकतम स्पीड कितनी है, तो ध्यान रखिएगा कि जो अधिकतम स्पीड है 180 के हिसाब से चलाई जा रही है अभी फिलहाल, ठीक है। आगे देखिए, इसमें मुख्य रूप से 2 श्रेणियां हैं। पहला तो यह है कि चेयर कार वाली, चेयर कार आपको पता है ना, सीसी, जो सिंगल सीटेज होती हैं, ये है। और दूसरा है एग्जीक्यूटिव चेयर कार वाला, ईसी वाली। तो ये 2 प्रकार के वंदे भारत ट्रेन अभी चलाई जा रही है भारत में। और ये भारत के ये जो महाराष्ट्र की 12वीं ट्रेन थी अंजनी नगर। अब देख लेते हैं एक बार कि अब आपके क्वेश्चंस में ये भी पूछा जाएगा कि भारत में पहली बार वंदे भारत ट्रेन किन 2 लोकेशनों में की गई थी, ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान है। तो भारत में पहली बार अगर वंदे भारत एक्सप्रेस, तो ध्यान रखिए बच्चे, 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहला भारत का वंदे भारत ट्रेन, ये वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ, नई दिल्ली से रवाना किए थे, कहाँ के लिए, वाराणसी के लिए, ठीक है। और ये जो है कानपुर और प्रयागराज होते हुए वाया, क्योंकि आपको पता है लखनऊ से भी, मुरादाबाद से भी गाड़ियां जाती हैं, तो ये कानपुर और कानपुर और मुरादाबाद होते हुए ये ट्रेन, कानपुर और प्रयागराज होते हुए ये ट्रेन जाएगी, जिसका लोकेशन रूट तय की। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत में पहली ट्रेन वंदे भारत कब संचालन किया गया था, तो 15 फरवरी 2019, ठीक है। कहां से कहां तक संचालन किया गया था, तो नई दिल्ली से कहां तक बचे, नई दिल्ली से कहां तक, वाराणसी तक, बाया कानपुर और ये कानपुर और प्रयागराज, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी की जो एक विजन है रेलवे के प्रति, इनका एक सफल देखा जा रहा है आज के डेट में। भारत, ये सभी पैसा आप सभी का लगा हुआ है, सब भारतवासियों का पैसा लगा हुआ है, एक अच्छी सुविधा प्रदान करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, सरकार इस पे अमल ले रही है। चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। भारतीय रेलवे ने देश की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन, देखिए देश की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन, बाकी जो वंदे भारत है ये सभी के सभी इलेक्ट्रिक हैं। अब आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिक जनरेट करने के लिए हमें एक महंगी
कीमत चुकानी पड़ती है प्रकृति के साथ, क्योंकि जब भी हम इलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो हमारे घर में तो दिखता है इलेक्ट्रिक वाली चीज़ें, लेकिन उसे प्रोसेस करने में, इलेक्ट्रिक को जनरेट करने में बहुत कास्टिंग होती है। तो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव यह है कि हाइड्रोजन चलित ट्रेन भी प्रयोग करें, जिससे हमारा इको एनवायरनमेंट शुद्ध रहे, वातावरण शुद्ध रहे और पर्यावरण को क्षति न पहुंचे और हमारा सारा का सारा काम भी हो जाए। तो गवर्नमेंट ने हाइड्रोजन, अब पहली हाइड्रोजन चलित, आपसे जल्दी से बताइए, कोच की है बात, ये ध्यान रखिए, ये कोच की है ना। अगर बात पहली की जाएगी तो ध्यान रखिएगा कि पहली बार जो हाइड्रोजन चली गई थी हरियाणा, पहली बार जो रेलवे थे, देश की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन चलित ट्रेन गई थी हरियाणा में। हरियाणा में कहाँ से? जिंद सोनीपत मार्ग पर चली थी। कहाँ? जिंद सोनीपत मार्ग पर चली थी। कितने किलोमीटर थे बच्चे? 89 किलोमीटर था। कितने किलोमीटर था? 89 किलोमीटर था। और यह ट्रेन की सबसे बड़ी विशेषता है कि जीरो कार्बन एमिशन है। कितने हैं? जीरो कार्बन एमिशन। और 1200 किलोवाट की क्षमता के द्वारा फ्यूल सेल संचालित होते। कितने? 1200 किलोवाट की फ्यूल सेल संचालित होते। तो इस प्रकार से आपने देखा, ये आप एक सबसे बड़ी इसकी विशेषता है कि धुएं की जगह केवल ये जल वाष्प निकलेगा। अभी तक आपने देखा है भाप इंजन में धुआं, इलेक्ट्रिक चल रही है तो इलेक्ट्रिक में तो आपको नहीं देखा, लेकिन इलेक्ट्रिक जहां से सप्लाई हो रही है वहां तो कहीं ना कहीं जनरेट हो रही होगी ना इलेक्ट्रिक, तो वहां से कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इन्वायरमेंट के लिए एक वो होगा। तो यहाँ देखें तो यहाँ आपको बिल्कुल जल वाष्प, अर्थात पता है ना, अगर हाइड्रोजन ट्रेन है तो उसमें पानी टप टप करके चुएंगे, उसमें उससे ज्यादा कोई कार्बन इमिशन नहीं हो सकता। ठीक है, तो जीरो कार्बन एमिशन की बात करें तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं, आने वाले समय में डेवलपमेंट का हमारा आकार बदलेगा, तब ये हाइड्रोजन ट्रेन हमारे लिए काम आएंगे और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट काम भी कर सकेंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा। तो अब बात करें हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग की, तो यहां बात कर लेते हैं, कोच की बात करते हैं कि पहली कोच तो 25 जुलाई 2025 को, 25 जुलाई 2025 को कहा? चेन्नई में ये स्टार्ट की गई थी। और चेन्नई स्थित जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है आईसीएफ, आईसीएफ कहाँ स्थित है? जल्दी से बताइए, आईसीएफ कहाँ स्थित है? क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, कहाँ? तो चेन्नई में है बच्चे। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य की बात करें कि हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज, कितना अच्छा लोगो है, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज। इसका अर्थ है कि ये जो पहल की गई थी पर्यावरण के लिए इको फ्रेंडली की गई थी। ठीक है, इको फ्रेंडली है, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज और जीरो कार्बन इमिशन है। 2 पॉइंट्स आपको देना। तो ऐसी रेल यात्रा को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। आप सभी देख ही रहे हो, लगभग 80% हमारे यहाँ जो भाप इंजन तो है ही नहीं है। इसके बाद अगर हम देखेंगे कोयले आधारित जो इंजन चल रहे हैं बहुत ही कम है। ज़्यादा जहाँ लोडिंग वर्किंग वाले काम होते हैं वहाँ, जैसे पहाड़ों पर की बात आती है, तो वहाँ पे हम लोग ज़्यादा यूज कर रहे हैं भाप इंजन की। ठीक है, चलिए, सॉरी, कोयले इंजन की। इसके बाद ये कहा जा रहा है कि ये ऐसे प्रकार के हैं इंजन कि अगर एक बार में रिफ्यूलिंग कर दें तो एक बार में रिफ्यूलिंग के बाद 250 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ठीक है, 250 किलोमीटर की दूरी एक बार में रिफिलिंग करने के बाद हो जाती है। अब ये वर्ल्ड लेवल पे अगर देखेंगे तो ग्लोबल लेवल पे बच्चे, भारत भी अब ग्लोबल लेवल की एक कंपटीशन में दिख रहे हैं। तो जर्मनी में भी ऐसी चीन में भी और जापान के साथ जो भारत ने भी आधुनिक तकनीकी का उपयोग किया है, आप सभी को पता। तो हम भी अब ग्लोबल लेवल पे काम अपना कर रहे हैं, विश्व से सीख रहे हैं, विश्व हमसे कुछ सीख रहा है। तो एक दूसरे की टेक्नोलॉजी को आदान प्रदान करके बायलैटरल एग्रीमेंट करने के बाद हम लोग कर रहे हैं। आपको पता है कि भारत, ये देखिए हाइड्रोजन है H2 और ये हाइड्रोजन की सिंबल ट्रेन है, देखिए कितना कलरफुल और एक एनर्जेटिक चीजें हैं। इसमें बैठने की देखिए अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, अत्याधुनिक सुविधाएं हैं बिल्कुल बैठने के लिए, अच्छे से सुविधाएं हैं। इसका जो संचालन ये भारत 10 कोच हाइड्रोजन ट्रेन चलाने वाला पहला देश बना है। एक ये भी पॉइंट ध्यान रखना है, 10 कोच चलाने वाला पहला ट्रेन। तो इस प्रकार से बच्चे आपने देखा है यहाँ के जो जितने भी फैक्ट्स हैं आपको कवर हो जाएंगे। हाइड्रोजन ट्रेन से संबंधित अगर कोई चर्चा में था वहाँ सारे फैक्ट्स हम लोग यहाँ पे कवर कर लिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कृत्रिम वर्षा से संबंधित। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम वर्षा। आप सभी को पता है कि बारिश जो होता है एक नेचुरल तरीके से होती है, लेकिन एक मैन मेड भी सिचुएशन ऐसे पैदा की गई है
ह्यूमन के माध्यम से, तो उसको हम आर्टिफिशियल रेन कहते हैं। आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम वर्षा। तो कृत्रिम वर्षा हाल में ही चर्चा रहा है। तो आप सभी को पता है कि कृत्रिम वर्षा के लिए कुछ ना कुछ एरोप्लेन के माध्यम से हमें क्या होता है कि एनवायरमेंट में कुछ ना कुछ गैसेज होती हैं, जिस गैसेज का नाम है सोडियम क्लोराइड जैसे जो गैसें हैं, अगर छिड़क देते हैं तो कृत्रिम वर्षा की हमारे पास अनुकूल दशाएं बनती है। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि भारत में जो पहला ड्रोन आधारित आपको पता है कि जो गैसेस का छिड़काव होता है ये ड्रोन के माध्यम से, देखिए ये ड्रोन आधारित है। अगर उस एनवायरमेंट में ड्रोन का से केमिकल का अगर स्प्रे करवा देते हैं तो वहां के जो एटॉम्स हैं आपस में मिलकर वहां कृत्रिम वर्षा के अनुकूल हो जाती हैं। तो इसकी बात कहा जा रहा है। तो 12 अगस्त 2025 को राजस्थान, 12 कहाँ पे, राजस्थान में। राजस्थान आप सभी को पता है कि एक क्लाइमेट रूप से एक ड्राई एरिया है, सूखा एरिया है, जहाँ बारिश कम होती है आप सभी को। लेकिन ये बात सही है कि पहले के अनुपात में आज थोड़ा वर्षा का जो अनुपात है बढ़ा है कहीं ना कहीं। लेकिन एक बात ये भी है कि क्लाइमेट चेंज के असर से अगर एक जगह कहीं ना कहीं वर्षा का जो अनुपात है, रेशियो है, बड़ा है, तो दूसरी जगह कहीं ना कहीं कम हुआ है। तो इस तरह से एक असंतुलन पैदा होता है। तो हमें हमेशा सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए जो अपने नेचर्स हैं, उन नेचर्स को, नेचुरल फेनोमेना है, उसे छेड़छाड़ कम करें, उसे सस्टेन करके रखें, हमेशा बनाए रखें, तो हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन बना रहेगा हमेशा। तो कृषि मंत्री जो राजस्थान के कृषि मंत्री हैं किरोड़ी लाल मीणा, राजस्थान के बच्चों के लिए एक अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान के कृषि मंत्री कौन है, तो किरोड़ी लाल मीणा। वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है, कांस्टेबल में पूछा जा सकता है, तो ऐसे छोड़ना नहीं है एकदम। 12 अगस्त 2025 को राजस्थान में, कहा बच्चे, राजस्थान में किरोड़ी लाल जो है मीणा द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। स्थान जयपुर स्थित, ये क्या है, जयपुर स्थित रामगढ़ बांध। अब जल्दी से रामगढ़ बांध के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए कि रामगढ़ बांध का संबंध किससे है, क्या उसकी विशेषता है, जल्दी से कमेंट में मारिए। तो रामगढ़ बांध पिछले 2 दशकों से, 2 दशक अर्थात 20 साल, 2 दशक अर्थात 20 वर्षों में पूरी तरह सूखा, जलाशय को पुनर्जीवित करने तथा जल संकट से निपटने के लिए ये आवश्यक हो गया था। तो उसे पुनर्जीवन करने के लिए हम एक विकल्प के रूप में तैयार कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सही है। जहां हमारे पास संभावना नहीं है हम वहां पे कोशिश करें कि हम नेचुरल आर्टिफिशियल बारिश करके हम वहाँ के जो इको इन्वायरमेंट है उनको भी बैलेंस करें, वहाँ की इकोनॉमी को भी बैलेंस करें, वहाँ के जो आसपास के रहने वाले लोग हैं उनकी भी आजीविका पे बोझ न बन के उनकी आजीविका को भी कंटिन्यू करके आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो पिछले 2 दशकों से ये ऐतिहासिक जल स्तर सूखा पड़ा है। तो रामगढ़ बांध में एक जल स्तर बढ़ाने के लिए ये कार्य जो है ड्रोन से बारिश, कृत्रिम बारिश की प्रयास की जा रही। चलिए देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप सभी को पता है आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही जो हो रहा है उसके माध्यम से ह्यूमन से तेज गति से अच्छा कार्य करने में सक्षम है, विथ एक्यूरेसी के साथ देखा जा रहा है। लेकिन हम सभी की जो ह्यूमन माइंड है वो कई गुना आगे है, लेकिन विथ फिक्स रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से आज एआई अच्छा काम दे रहा है, हर चीज़ के अच्छा तकनीकी आ रही। तो बच्चे ये क्या है कि जब बादलों में हम सोडियम क्लोराइड का जैसे छिड़काव कर देते हैं रसायन का, सोडियम क्लोराइड हो गया, सोडियम ब्रोमाइड हो गया, ये 2-3 ऐसे केमिकल हैं जिनका अगर हम बादलों में छिड़काव कर देते हैं तो वो वहाँ पे नेचुरल के जैसी ही वो कृत्रिम वर्षा आपको दिखने लगती है। तो ये प्रयास किया जा रहा। ये राजस्थान सरकार द्वारा अमेरिका स्थित क्लाइमेट इंजीनियरिंग कंपनी है, एशेल 1 है और जेनेक्स एआई के बीच एक संयुक्त रूप से समझौता हुआ है। इसके माध्यम से अब बात है कि भारत और अमेरिका के मध्य समझौता राजस्थान के जयपुर के रामगढ़ बांध पर कृत्रिम वर्षा का ये प्रयोग किया जा रहा है। एक छोटा सा शॉर्ट में रखिएगा, ठीक है। देखिए तो इस प्रकार से ये पूरी की पूरी आपने देखा कि यहाँ पे इस इलाके में कृत्रिम वर्षा के लिए एनवायरनमेंट इस एरोप्लेन के माध्यम से छिड़की जाएगी। इसके साथ ही देखिए ये सारे के सारे डॉट पॉइंट दिख रहे हैं, ये क्लाइमेट पे ये पूरी की पूरी आपके कर दी जाएंगी। क्लाउड सीडिंग है ये, ठीक है। इसके साथ ये ड्रोन तकनीकी के माध्यम से हम ये कार्य कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि भारत में लगभग प्रयास तो बहुत समय से किया जा रहा है, लेकिन सफलता धीरे धीरे देख रहे हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से जो कृत्रिम बारिश है उस दिशा में भी हम सफल हो रहे हैं।
कहीं ना कहीं एक नए नए कीर्तिमान स्थापित हम भी कर रहे हैं, भारत के लोग भी कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं और अच्छे से कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे, मिशन होप एक है, एनालॉग मिशन होप है, जो जिसका उद्घाटन किया गया था और हाल ही में चर्चा था। होप का फुल फॉर्म है हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानेटरी एक्सप्लोरेशन, ठीक है, प्लानेटरी एक्सप्लोरेशंस, ठीक है, ये ध्यान रखना। होप अर्थात इसकी ये है क्या, इसकी बात करें तो ये बच्चे ये मंगल ग्रह जैसा, मंगल जैसा वातावरण कम वायु दाब और अत्यधिक ठंड के लिए, ऊंची के लिए, विकिरण के लिए हम लोग इसमें काम कर रहे हैं। 31 जुलाई 2025 को जो इसरो के अध्यक्ष हैं डॉक्टर वी नारायण, इनके माध्यम से ये उद्घाटन किया गया था। और ये एक प्रैक्टिकल हम लोग कर रहे हैं मंगल ग्रह जैसे जो है। प्रैक्टिकल में इसका उद्देश्य अगर बात करें तो क्या है कि ये भविष्य में मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान, भविष्य में मानव युक्त अंतरिक्ष अभियान जैसे चंद्रमा हो गया, मंगल हो गया के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को ट्रेनिंग, शारीरिक और मानसिक तैयारी का ट्रेनिंग से संबंधित है, ये परीक्षण से संबंधित है। होप, ठीक है, एक होप होगा कि बिल्कुल उसी तरह के क्लाइमेट के हिसाब से हम एक ट्रेनिंग ले लेंगे, शारीरिक और मानसिक रूप से हमारा ये होगा। अब पता है कि आपको ये लद्दाख के एरिया में है। अब कहाँ पे है बात करें तो लद्दाख की एक घाटी है त्यूसोकार, है ना, त्यूसोकार घाटी है, वहां पे एक ऐसा सेम इन्वायरमेंट है जैसे मंगल ग्रह, अब मंगल ग्रह और के वातावरण जैसा है। अब उसमें क्या है कि ऐसा क्या होता है, तो वहां पे सबसे बड़ी बात है कि निम्न वायुदाब कम होती है। क्या होती है? निम्न वायुदाब कम वायुदाब होती है, अत्यधिक ठंड होता है और हाई यूवी होती हैं, हाई क्वालिटी के यूवी रेज होती हैं। तो ये 3 ऐसे हैं सिचुएशंस जो जिसपे हम अपने साइंटिस्ट को, अपने जो वो हैं, इन्हें एक ट्रेनिंग दे सकते हैं अच्छा से, एक अच्छा है। तो अब मॉड्यूल की बात करें तो कहीं ना कहीं देखिए ये मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल की बात करें तो कहीं ना कहीं मॉड्यूल के अंतर्गत ही हमें ट्रेनिंग मिलेगा। ये मॉड्यूल्स है पूरी की पूरी, यहाँ लैब स्थापित किए गए हैं। तो मॉड्यूल की बात करें तो ये मॉड्यूल 8 मीटर चौड़ा क्रू मॉडल है, रहने के लिए ठीक ठाक है। इसके साथ 5 मीटर उपयोगिता मॉड्यूल है। तो इस प्रकार से आपने देख लिया कि कहीं ना कहीं उसमें रहने के बाद एनवायरमेंट बनाई जाती है। इसरो का जो मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र है ये IIST बॉम्बे और IIT बॉम्बे और IIT हैदराबाद और एरोस्पेस चिकित्सा संस्थान द्वारा संचालित है। ये एक कोलैबोरेशन, कई संस्थाओं के कोलैबोरेशन से ये कार्य अंजाम दिया जा रहा है। तो आप सभी को पता है कि किसी एक के होने से कुछ काम अच्छा नहीं होता, बल्कि भारत की सभी एजेंसियां मिलजुल कर अगर अच्छे से करती हैं तो ये हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। ठीक है, चलिए, तो आपने देख लिया। हाँ, आपका एक और क्वेश्चन है कि इसरो के नए प्रमुख अध्यक्ष कौन से हैं, जल्दी से ध्यान रखिए। तो इसरो के यहाँ भी लिखे हैं डॉक्टर वी नारायण। इसरो के छोटे छोटे एग्जाम्पल, नेवी एयरफोर्स से संबंधित डॉक्टर वी नारायण इसरो के अध्यक्ष हैं, इनके माध्यम से ये उद्घाटन ये किया गया। तो ये चर्चा में था तो हम बता देते हैं। अब जल्दी से बताइए, लद्दाख की लोकेशन देख लीजिए। लद्दाख का लोकेशन कहाँ है? लद्दाख से संबंधित घाटी, जो अभी घाटी आई है, घाटी कौन सी है? त्सोकार घाटी, है ना, घाटी का नाम है त्सोकार घाटी। अब त्सोकार घाटी लद्दाख एरिया में देख लीजिए कि किस लोकेशन पे है। तो इस प्रकार से बच्चे हम करंट अफेयर्स के सेक्शंस को तोड़ के अच्छे से हम जान सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं और उसका विश्लेषण करके हम अच्छे एग्जाम में काम कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ IATA, ये क्या है? IATA का अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ क्या है? ये जारी की है रिपोर्ट, एक है नवीनतम रिपोर्ट है ये, कि विश्व वायु परिवहन सांख्यिकी की रिपोर्ट जारी की, WATS। क्या है? WATS, वर्ल्ड एविएशन, है ना, ट्रांसपोर्ट स्टैटिक्स, ये इंफॉर्मेशन इन्होंने रिपोर्ट जारी की है। अब आपको पता हो गया होगा कि कैसी रिपोर्ट होगी। ये वैश्विक उड़ानों से संबंधित एक रिपोर्ट है। इसकी रिपोर्ट कब जारी की गई थी बच्चे? अगस्त 2025 में रिपोर्ट जारी की गई थी। क्या रिपोर्ट में कहा गया था बच्चे? कि कुल यात्री के मामले में भारत अधिकार तो दुनिया में
5वां सबसे बड़ा विमानन बाजार है। अर्थात यात्रा की दृष्टि से देखें तो भारत में विश्व स्तर पे भारत 5वें स्थान पे यात्रा के दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। विमानन में यात्रा में एक बड़ा अच्छा मार्केट है कंपनियों के लिए। तो 2024 में बात करें तो 211 मिलियन, 2024 में भारत में बात करें तो 2024 की तो 211 मिलियन अर्थात 21 करोड़ यात्री को संभाला था एयरपोर्ट ने। भारतीय एयरपोर्ट में अलग अलग जो लोकेशंस पे हैं जो बाहर से लोग आए थे, ठीक है। 21 करोड़ एक डेटा कम नहीं होता, 21 करोड़ एक डेटा पर्याप्त है, ठीक है। ये दिखाता है कि भारत की वायु सेना क्षमता जो परिवहन की दृष्टि से है कितनी मजबूत प्रणाली है कि 21 करोड़ लोगों को एक वर्ष में एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम देती है, आने जाने की सुविधाएं देती है, एक बहुत ही एक अच्छा है। आगे देखते हैं कि अगर इस मामले में बोले तो अमेरिका सबसे नंबर 1 पे है। अमेरिका जो है सबसे नंबर 1 पे है। भारत का स्थान कितना है बच्चे? भारत का स्थान 5वां है, ठीक है। लेकिन अमेरिका का स्थान क्या है? अमेरिका का स्थान पहले नंबर पे है अमेरिका। दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पे चाइना का है, ठीक है। और तीसरे नंबर पे यूके का है, तीसरे यूके का है। चौथा स्पेन का है। तो इस प्रकार से, और पांचवा, पांचवा कौन सा हो जाएगा? पांचवा बच्चे हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा भारत का। तो इस तरह से आपको देख लिए कि भारत जो है वैश्विक स्तर पे जो एविएशन के मामले में है, एविएशन ट्रांसपोर्ट के मामले में 5वें स्थान पे। तो जल्दी से मैच से संबंधित पूछा जाएगा, मैचिंग करने से सभी प्रश्न पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किसका मैच करिए? जारी IATA द्वारा जारी रिपोर्ट किसकी? वांट्स की रिपोर्ट जो है जारी की में, उसमें पहला क्रम इस पे, दूसरा क्रम इस देश का, तीसरा इस देश का, चौथा इस देश का, सुमेलित करने से संबंधित भी आपका प्रश्न पूछा जा सकता है बीपीएससी के दृष्टिकोण से देखें तो, ठीक है। ठीक है, बीपीएससी के दृष्टिकोण से देखें तो, बीपीएससी के दृष्टिकोण से देखें तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन के बारे में एक बार जान ले कि अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन से संबंधित एक बार बात जानकारी कर ले क्या है। तो ये 1945 में स्थापित वर्ल्ड एजेंसी है ट्रांसपोर्टेशन के संबंधित में। 1945 में ये दुनिया भर के करती क्या है? दुनिया भर के जो भी एयरलाइंस हैं उनके प्रमुख व्यापारिक एवं अंतर व्यापारिक एक संगठन है, ठीक है, जो ये संगठित रूप से कार्य करती है। क्या है ये? वैश्विक हवाई यातायात जो है इन्हें लगभग 85 से 90% हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है। और विमानन क्षेत्र के लिए जो टेक्निक्स है, जो सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स है, और जो एक प्रकार से कहें तो जो कॉमर्शियल चीज़ें हैं उसको मैनेज करने का इनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इस तरह से बच्चे देख लीजिए, इनका लोगो है IATA का लोगो, देख लीजिए IATA का लोगो है। आपको पता है कि ये जो जितने भी आपको देख रहे हैं इनका मैनेजमेंट, इनकी रिपोर्ट जारी इन्हीं आंकड़ों से ही, अलग अलग एयरपोर्ट से आंकड़े लेने के बाद ही जारी की जाती है। ये एक इंटरनेशनल संस्था है। क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो पूरे ग्लोबल स्तर की चीजों को माप करके भारत को 5वें नंबर पे रैंकिंग दी गई है, ठीक है। कोई दिक्कत? जल्दी से कमेंट में बताइए अगर कोई डाउट है तो। बाकी अगर कोई डाउट्स है तो नंबर दिए हैं बोर्ड पे, आप वहां भी कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए अगला चलते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन है भारतीय सेना प्रमुख प्रकोष्ठ अग्निशोध से हाल ही में चर्चा था। अग्निशोध एक क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाल ही में चर्चा था अग्निशोध। अब अग्निशोध की स्थापना से संबंधित जान लेते हैं बच्चे। ये IIT मद्रास के परिसर में 4 अगस्त 2025 को स्थापित की गई थी, है ना। क्या उद्देश्य है? उद्घाटन के समय, उद्घाटन करने के लिए जो जनरल हैं आर्मी के उपेंद्र द्विवेदी द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य ये था कि जो भी सेना के लिए आधुनिकीकरण और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए हमें ये कार्य किया गया था। इसका उद्देश्य यही है कि जो एकेडमिक है, लैब्स को जो है उन्हें एक लेवल का बनाने के लिए, जो नवाचार करने के लिए, उन्हें एक व्यवहारिक रूप तैयार करने के लिए, इसके साथ ही उनका अच्छे से उपयोग करने के लिए ये अग्निशोध की स्थापना की गई है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा देख लें, एक इसका इंफॉर्मेशन छोटा ही चाहिए। देखिए उपेंद्र द्विवेदी हैं। अब हाल ही में बताइए कि वर्तमान में सेना के जनरल, आर्मी के जनरल कौन से हैं? तो आप जल्दी से बताइए। उपेंद्र द्विवेदी देख लीजिए, ठीक है। अब जल्दी से आप बताइए कि भारत के जो NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है? जल्दी से बताइए कि भारत के CDS, दूसरे CDS कौन है? जल्दी से कमेंट में बताइए। चलिए अगला देखिए, ये टीम है यहाँ पे जो शोध, अग्निशोध की गई थी, यहाँ पे टीम है। अब थोड़ा सा बच्चे IIT मद्रास के बारे में जान लेते हैं।
थोड़ा सा आईआईटी मद्रास के बारे में जान लेते हैं तो पता चलेगा। भारत के सबसे प्रतिष्ठित और शीर्ष टेक्नोलॉजी के संस्थान है आईआईटी मद्रास। भारत के सबसे शीर्ष स्तर पर करें और सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है ना, किसमें? टेक्नोलॉजी की एजुकेशन से संबंधित की है। अब बात ये करें कि कहाँ स्थित है, ये तमिलनाडु के चेन्नई में। आपको पता है कि मद्रास, आईआईटी मद्रास जो है नाम है, अब उसका जिसका नाम वर्तमान में बदल दी गई थी शहर का, उसका वर्तमान क्या है? चेन्नई रख दी गई। पहले क्या था? उस शहर का नाम चेन्नई था। अब जैसे आप एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, लेकिन अब कहाँ स्थित है इलाहाबाद विश्वविद्यालय? तो इलाहाबाद में नहीं स्थित है, क्योंकि इलाहाबाद का नाम बदल दिया गया। कहाँ स्थित है? प्रयागराज में है। तो उसी प्रकार से यहाँ भी आईआईटी मद्रास का नाम नहीं बदला गया, मद्रास है तो है, लेकिन शहर का नाम बदल दी गई है, तो चेन्नई में स्थित है। कहाँ है, किस राज्य में है बच्चे? तो तमिलनाडु में। चलिए, स्थापना कब हुई थी ये देख लेते हैं। तो 1959 के समय, आप जल्दी से बताइए कि डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी। इसी के आसपास कुछ न कुछ डीआरडीओ की स्थापना है, तो हम एक फैक्ट्स और स्टैटिक का कवर कर लेंगे। ठीक है, पूरी एक हॉरिजेंटली चलेंगे तो हमारे स्टैटिक डायनेमिक अप्रोच क्लियर हो जाएंगे। आइए, तो जल्दी से बताइए कि डीआरडीओ की स्थापना कब की गई थी। चलिए, हम मद्रास की स्थापना 1959 में करवा दिए। कहाँ, किसके सहयोग से? ये भी ध्यान है, पश्चिमी जर्मनी सरकार के सहयोग से हुई थी। उस समय पता था कि इस समय युद्ध चल रहा था जर्मनी में, जर्मनी दो भागों में विभाजित थी, पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी में। हालांकि बाद में जर्मनी का एकीकरण हुआ था, तो तब की बात में फिर पश्चिमी जर्मनी की सरकार ने सहयोग दिया था, तो ये स्थापना की गई थी। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है कि NIRF 2025 रैंकिंग होती है, नेशनल स्तर की जो रैंकिंग है इंजीनियरिंग श्रेणी में अगर नेशनल रैंकिंग की बात करें तो मद्रास हमेशा ये है ना प्रथम स्थान पर है। मद्रास, आईआईटी मद्रास इंजीनियरिंग स्तर की नंबर 1 पे है नेशनल लेवल की। और यही वर्ल्ड लेवल की बात कर लें, नेशनल के बाद वर्ल्ड लेवल की बात करें तो वर्ल्ड लेवल की जो मॉनिटरिंग करता है क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 की बात कर लें तो ये दुनिया भर में जो आईआईटी मद्रास है उसका स्थान 170 मिला है। वो 170 जो वर्ल्ड लेवल पे इंस्टीट्यूट्स हैं, वर्ल्ड लेवल पे जो इंस्टीट्यूट हैं, उन्हें 170 स्थान मिला है। किसे? तो आईआईटी मद्रास को। तो इस तरह से बच्चे आप जान गए कि आईआईटी मद्रास की क्या बेसिक इंफॉर्मेशन है और आईआईटी मद्रास से रिलेटेड कौन सी अपडेट्स थी जिसे हाल ही में किया गया था। क्या अपडेट थी? अग्निशोध एक अपडेट था जिसे हाल ही में ये किया गया। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से अगला देखते हैं क्वेश्चंस। आपको सारे क्वेश्चंस उम्मीद करते हैं कि सारे क्वेश्चंस एकदम धीरे धीरे क्लियर होते जाते हैं। ठीक है, चलिए, पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होने वाली देश की पहली विधानसभा को किस राज्य की विधानसभा को पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित करने वाला वो विधानसभा बना दी गई है? तो जल्दी से कमेंट करिए। दिल्ली में जो दिल्ली विधानसभा है, आपको पता है ना, दिल्ली विधानसभा में 2025 अगस्त 2025 को परिसर की पूरे छत पे 500 किलोवाट की क्षमता का रूफटॉप सोलर पावर प्लांट स्थापित किए। आप सभी को पता है कि सौर ऊर्जा आज के भविष्य दिख रहा है, आने वाला समय का भी भविष्य है। सौर ऊर्जा आज के साथ साथ आने वाले समय का भी भविष्य है। तो ये जो भविष्य है आप देख रहे हैं, रूफटॉप सोलर है, तो इसमें पावर प्लांट है। हर महीने 15 लाख रुपए की सालाना 1.75 करोड़ रुपए की बिजली का बिल बचत हो रही है। अब इस तरह से जो भारत सरकार को जो पे आउट बिजली का बिल करते थे उसके हिसाब से देखें तो ये विधानसभा आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाई है और इन्होंने अपना सेविंग किया है। और देखिए, सेविंग किस दिशा में किया? इन्होंने क्लीन एनर्जी के रूप में किया है सेविंग। तो जब क्लीन एनर्जी के रूप में इन्होंने सेविंग किया है तो हम ये दावा कह सकते हैं कि हम पर्यावरण के प्रति बहुत ही जिम्मेदार रूप से, गंभीर रूप से विचार कर रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हमारा पर्यावरण जो क्लाइमेट चेंज है वो अस्थायी रूप से परिवर्तित हो जाए, सस्टेनेबल डेवलप में परिवर्तित हो जाए, हम ये चाह रहे हैं। तभी ना हम ऐसी जैसी पहल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये दिल्ली विधानसभा है, आप ये दिल्ली विधानसभा के देखिए, ये दिल्ली विधानसभा की ये जो रूफ है, यहाँ पे ये छोटे छोटे जो पैनल लगे हैं, ये छोटे छोटे पैनल लगे हैं। ठीक है, इसके साथ ही अंदर बैठने की असेंबली में सारी की सारी व्यवस्थाएं, एनर्जी, लाइट, इसके साथ साथ इलेक्ट्रिक
के और भी डिजिटल भी अभी बताते हैं कि इसमें डिजिटल का भी इनोवेशन किया गया है। देखिए, तो ये सौर ऊर्जा संयंत्र के साथ साथ तो किया गया, लेकिन ई विधान प्रणाली अर्थात डिजिटल भी इसे किया गया है। इसकी उद्घाटन अगर बात करें तो 3 अगस्त 25 को ही इसका उद्घाटन हुआ था, और केंद्रीय का उद्घाटन करने वाले राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल थे। अर्जुन राम मेघवाल के क्या थे? केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री। ठीक है, चलिए। डिजिटल ई विधान प्रणाली जिसे भारत के राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन भी कहा जाता है। जो डिजिटल ई विधान एप्लीकेशन है उसे प्रणाली को ई विधान एप्लीकेशन भी कहा जाता है, जिसे शॉर्ट में NEVA कहा जा रहा है। ठीक है, क्लियर। चलिए, ये संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित एक मिशन मोड की परियोजना है। किसने विकसित की थी? संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित एक मिशन मोड की परियोजना है, जिसमें उद्देश्य है कि भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो भी विधानसभाएं हैं इनकी कार्य प्रणाली पूरी तरह से पेपरलेस हो। ये अर्थात पेपरलेस का मतलब यही हो गया कि पूरी तरह से डिजिटल हो। क्या हो? पूरी तरह से डिजिटल हो, इसकी बात कही जा रही है। तो हम अब बच्चे बात ये करते हैं कि पूरी तरह से डिजिटल होने की बात अगर हम करते हैं तो आप सभी को पता है कि डिजिटल जब बात करते हैं तो पेपरलेस, आप सभी को पता है कि पेपर्स बनाने में हमें कितने एक लंबे प्रोसेस होते हैं। पेड़ों से मशीन इंडस्ट्री में जाते हैं, इसके बाद फिर हमारे पास कई प्रोसेस लंबे, इसके साथ साथ पर्यावरण को भी नुकसान होता है। तो इससे हम अच्छा है कि हम डिजिटली क्यों ना कर ले, तो हर चीज आज पेपरलेस से संबंधित हम चीजें कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बहुत ही कि किस विधानसभा को पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित किया गया है। तो आपको पता हो गया कि ये हो गया आपका कौन सा है? दिल्ली विधानसभा। परिसर की छत पे, पूरी की पूरी परिसर के छत पे पूरा लगा दी गई है रूफटॉप से संबंधित सोलर पैनल, जो वर्ष में 1.75 करोड़ और महीने में 15 लाख रुपए की बचत हो रही। तो ये अच्छा है ना, एक अच्छा इनिशिएटिव है ना सरकार की तरफ से। ऐसे सभी विधानसभाओं में होने चाहिए, और विधानसभाओं में ही क्यों, ये घर घर तक पहुंचना चाहिए ये व्यवस्थाएं। ठीक है, ताकि घर घर तक एनर्जी का जो वो बिजली इलेक्ट्रिसिटी है, ये डिपेंडेंसी के बजाय एक आत्मनिर्भर राष्ट्र, आत्मनिर्भर गांव, हर जगह आत्मनिर्भरता की एक मिसाल कायम स्थापित हो जाए। चलिए बच्चे, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन है। वैश्विक पर्यटन अभियान, वैश्विक पर्यटन, आप सभी को पता है कि ग्लोबल टूरिज्म जो मिशन है, जो अभियान है, इससे संबंधित एक है कम एंड से गुड डे, अर्थात कम आओ और से गुड डे, फिर उसे गुड डे कहो, गुड बाय कहो, अर्थात आओ। घूमने से संबंधित ये है, ये स्टार्टिंग की गई है पर्यटक की दृष्टि से। इसके ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी से बताइए, ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर की जो बेटी हैं शारा, सचिन तेंदुलकर की जो बेटी है, उनकी सचिन तेंदुलकर की जो पुत्री हैं शारा तेंदुलकर को इसे राजदूत नियुक्त किया गया है। तो कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने, अर्थात ऑस्ट्रेलिया की सरकार ये चाह रही है कि भारत से जितने भी लोग हैं ऑस्ट्रेलिया घूमने के आए और कम एंड गुड डे, ठीक है, ऐसे कह के आगे अपने टूरिज्म को विकसित करना चाहिए। आप सभी को पता है कि टूरिज्म से हमें क्या होता है? एक विदेशी मुद्रा भंडार का एक कोष बढ़ता है हमारे देश में। इसके साथ साथ इकोनॉमी भी बूम होती है, इसके साथ साथ सर्विस सेक्टर में रोजगार भी लोगों को मिलता है, इसके साथ साथ वहाँ की जो एक एनवायरनमेंट है, देश की ग्रो टूरिज्म के प्रति एक रैंकिंग भी सुधार होती है। तो इसलिए इस अभियान का 13 करोड़ डॉलर के भव्य पर्यटन अभियान के मुख्य लक्ष्य अधिक से अधिक भारतीय पर्यटकों को ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की ओर आकर्षित करना है। ठीक है, जो भारतीय पर्यटक हैं उन्हें ऑस्ट्रेलिया की ओर आकर्षित करने की बात कही गई। अभियान का जो मुख्य फोकस है भारत सहित दुनिया के 5 बड़े देशों पर है। ऑस्ट्रेलिया का टारगेट है कि भारत तो आए ही, लेकिन अमेरिका, यूके, चीन और जापान जैसी कंपनियों को भी प्रमोट किया जाए कि ऑस्ट्रेलिया विजिट के लिए आए और हमारा टूरिज्म का सेक्टर बढ़े। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऐसा ऑस्ट्रेलिया में है क्या।
ऑस्ट्रेलिया में देखिए एक चीज तो ये हो गया कि आप देख लीजिए कि इशारा, ये सचिन तेंदुलकर जो हैं, आप भारत के महान बल्लेबाज धुरंधर, आपको पता है सचिन तेंदुलकर की बेटी हैं शारा तेंदुलकर, ठीक है। इन्हें ब्रांड एम्बेसडर ऑस्ट्रेलिया ने बनाया है कि भारत के टूरिज्म को ऑस्ट्रेलिया में प्रमोट करें। इसके पीछे कारण ये था कि ये शारा तेंदुलकर का बचपन से ही फेवरेट लोकेशन ऑस्ट्रेलिया रहा है, तो अपने पिता के साथ ऑस्ट्रेलिया घूमने जाया करती हैं, ठीक। तो इसी से रिलेटेड जोड़कर देखा गया, तो इन्हें ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। देखिए स्टार्स के भी बच्चे बचपन से ही स्टार्ट बने जा रहे हैं, एक बहुत ही इनिशिएटिव है। तो आप भी जल्दी से स्टार बनिए, क्योंकि आप जब तक से स्टार नहीं बनेंगे तब तक से आपकी पीढ़ी भी स्टार नहीं बनेगी, ठीक है। चलिए आइए चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया का लोकेशन आप देखते हैं कंगारू शेप, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का लोकेशन। अब ऑस्ट्रेलिया के देखिए टूरिज्म से संबंधित, देखिए ऑस्ट्रेलिया के लोकेशन से डेवलप्ड के रूप में कितना डेवलप्ड है। तो इसी प्रकार से अगला देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया की जो पहचान है, न्यू साउथ वेल्स का सबसे बड़ा आकर्षक स्थान क्या है, जो टूरिज्म के पीछे खींचने के 2-4 लोकेशन है, उसमें जान लेते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ मूंगा चट्टान वहां स्थित है, जो स्नॉर्कलिंग और स्कूबा डाइविंग के लिए मशहूर है, ठीक है, स्कूबा डाइविंग के लिए मशहूर है। तो ये वहाँ की विशेषता है। एक और ये है कि वहाँ मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पता है कि जो खेल प्रेमी है उन्हें ऐतिहासिक रूप से वो भी प्रिय होता है, ठीक है। इसके साथ ही खूबसूरत समुद्र तट है, कंगारू और कोआल जैसे अनोखे वन्य जीव जंतु भी है वहां पे। तो इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया समुद्र के किनारे होने के साथ साथ एक बड़ा ही एक टूरिज्म है, पीस वाला एरिया है, आप भी वहां जा सकते हैं। लेकिन भारत में भी पहले घूम लीजिए, भारत के भी और भी जो हेरिटेज प्लेस हैं, भारत में भी जो विजिटर प्लेस हैं, पहले भारत में घूम लीजिए, फिर आउट ऑफ इंडिया जाएंगे। हमारा तो यही कहना है। आप कहीं भी एक लोकेशन से आपका मन कर देता है कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया चले जाएं घूमने के लिए, लेकिन भारत में भी ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया जैसे लोकेशंस हैं, भारत में भी घूम के भारत के हुए टूरिज्म को बढ़ावा दें पहले, इसके बाद आउट ऑफ इंडिया जाएं तो ज़्यादा अच्छा बेहतर रहेगा। क्योंकि सबसे पहले हम भारत को अगर विकसित बनाना चाहते हैं तो पहले हमें अपनी मजबूती करने के बाद ही हमें दूसरे देश के बारे में करना चाहिए। एक और हाल ही में न्यूज में चर्चा था डेटा कि भारत से सबसे ज़्यादा अरबपति भारत छोड़ने वाले लिस्ट में जारी हैं। तो ये बात है कि करोड़पति और अरबपति अब भारत में जितने भी हो जाएं, आजकल तो छोटा छोटा युवा भी सोच रहा है कि हम आउट ऑफ इंडिया जाएंगे, वहीं पढ़ेंगे, वहीं नौकरी करेंगे, वहीं सेटल हो जाएंगे, भारत में नहीं आएंगे। तो ये भारत के लिए ये ब्रेन ड्रेन में एक प्रकार से देखें तो एक नुकसान ही होगा। तो भारत में भी हमें वैसे प्लेस को टूरिज्म के दृष्टि से, जैसे मान लीजिए एक अयोध्या हो गया, दूसरा मुंबई चर्च गेट हो गया, इसके साथ इंडिया गेट हो गया, इससे अनेक स्थानों पे हमें टूरिज्म जैसी कल्चर्स विकसित करने होंगे, जिससे हमें एक देखा जाए तो एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा और टूरिज्म को इंटरेक्ट कर सकता है। तो इस प्रकार से आपने ये देखा। तो बच्चे इस प्रकार से हमने आज आपको करंट अफेयर्स के जो सेक्शन था उसको विथ डीप जाके आपको बताने की प्रयास किया। आप जितना ये डीप में जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा और उतना ही आपके अंदर एक गहरी समझ बनेगी करंट अफेयर्स को तैयारी को लेकर। क्योंकि आप बच्चे जानते हैं किसी भी एग्जाम हो, आज के डेट में कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम में करंट अफेयर्स का जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। क्योंकि करंट अफेयर्स के जो रोल है 15 से 20 क्वेश्चंस आपसे तो डायरेक्ट करंट से पूछते ही हैं, लेकिन जो स्टैटिक टॉपिक हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, इसको भी करंट से ओवरलैपिंग करके ही देखा जा रहा है, उससे भी इंटरलिंक करके पूछ दिया जाता है। तो यहाँ देखें कि हमारा 30% करंट अफेयर्स का यहाँ पे रोल हो जाता है। तो आपको करंट अफेयर्स को जब तोड़ के देखेंगे, स्टैटिक और डायनेमिक को अच्छे से आप देखे रहेंगे, तो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगी और आपका नंबर्स और स्कोरिंग अच्छा हो जाएगा और आपकी सिलेक्शंस में पॉइंट्स बढ़ जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, थैंक यू, ओके।